आज हम अपनी क्लास 10th का चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला आपका टॉपिक है ह्यूमन आई, यानी कि आपकी ह्यूमन आई होती क्या है आखिरकार। इट इज़ अ पेयर लाइट सेंसिंग ऑर्गन विच हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। इट हैज़ लेंस इन इट्स स्ट्रक्चर, यानी कि एक तरीके से लाइट सेंसिंग ऑर्गन है जिसका प्रयोग आप क्या करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को देखने के लिए करते हैं, जिसके अंदर हमारी आइज़ के अंदर क्या होता है, हमारा लेंस भी होता है जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है। अब ये ह्यूमन आई का आपका कंप्लीट डायग्राम है जिसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके क्या होता है, ये ग्रीनिश कलर के पार्ट, आप इन दोनों को क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। आइरिस आपका क्या करता है, जो आपकी आइज़ का कलर होता है, जैसे मान लिया हमने रेयर सी आई ली हुई है ग्रीनिश कलर की, वैसे आपका जो भी ब्लैक कलर है या ब्राउनिश कलर की जो भी आपका कलर्ड पार्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है, आइरिस कहलाता है। और जो क्या करता है आपका, जो कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल को। अब जो ये पुतली है इसके बीच में आप देख सकते हैं, इसको आप क्या बोल रहे हैं, प्यूपिल बोल रहे हैं, यानी कि पुतली। ये चीज़ क्या है आपकी, जो भी पुतली होती है आपकी क्या काम करती है, जो आपका स्मॉल होल होता है, आपने देखा होगा जो ब्लैक से कलर का पार्ट होता है हमारी आइज़ के अंदर जो कंची जैसा दिखता है, उसको आप क्या बोलते हैं, प्यूपिल, यानी कि पुतली। ये क्या करता है, जितनी लाइट हमारे आइज़ के अंदर एंटर करी है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, कौन, प्यूपिल आपका। इसके बाद आपका क्या होता है, कॉर्निया होता है। कॉर्निया क्या करता है, जो ये प्यूपिल और आइरिस के अंदर जो ये प्यूपिल की मदद से आपकी क्या कर रही है, आइरिस मतलब लाइट एंटर कर रही है, उसको क्या करेगा, जो लेयर देने का काम करेगा वो क्या करेगा, कॉर्निया करेगा। यानी कि एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, ये कर्व्ड पार्ट है जो क्या करता है, एक मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। किसके लिए, आइरिस और प्यूपिल के लिए। वो क्या कहलाता है आपका, कॉर्निया, यानी कि इट इज़ फ्रंट पार्ट, जिसमें आपका क्या कहलाती है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, जो आपकी क्या करेगी, जितनी अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आइज़ के अंदर एंटर करेगी उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। इसके बाद आपका आता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का आपका क्या काम होता है, जो ये एक्वस ह्यूमर जो आपने देखा होगा आपकी आइज़ के अंदर जो पानी पानी सा भरा रहता है, यानी कि एक लिक्विड टाइप का, जेली टाइप का सब्सटेंस भरा रहता है, उसको आप क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। और जो ये आपका क्रिस्टलाइन लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस क्या करता है, एक जेली लाइक मटेरियल है जो हमारी आइज़ के अंदर क्या करता है, एक फ्लूइड का काम करता है। ठीक है, हम एक एक करके इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आपका कॉर्निया। कॉर्निया की डेफिनेशन आपकी क्या है, द फ्रंट पोर्शन ऑफ आईबॉल इज मोर शार्पली कर्ल्ड एंड इज कवर्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। यानी कि जो भी हमारी आइज़ का सबसे आगे दिखने वाला पार्ट है जो कि शार्पली कर्व्ड है, कर्व्ड का मतलब है ऐसे सी टाइप का बना हुआ है, और जिसमें आपकी क्या होती है, ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, यानी कि एक तरीके से जो पारदर्शी आपकी मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है, आपकी जो ये प्यूपिल और आइरिस है इसके अंदर जितनी भी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करी थी उसको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, यानी कि प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन के रूप में। नेक्स्ट आपका आ जाता है आइरिस। आइरिस क्या आपका कलर्ड पार्ट डेट वी सी इन द आई, यानी कि जो भी हमारी कलर होता है आइज़ का, ब्राउनिश है, ग्रीनिश है, वो चीज़ आपका क्या डिपेंड करता है, किस पे, आइरिस पे। मस्कुलर डायफ्राग्राम डेट कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल। और जो पुतली का आपकी साइज़ बड़ा या छोटा हो जाता है वो भी किस पे डिपेंड करता है, आपका आइरिस पे। थर्ड आपका क्रिस्टलाइन लेंस। इट इज़ अ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक अ जेली मेड ऑफ प्रोटीन, बेसिकली इट इज़ अ कन्वेक्स लेंस। ये क्या कहता है, एक तरीके से सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल मटेरियल है जिसको आप क्या कर सकते हैं, मोड़ तोड़ सकते हैं, जिसमें एक जेली भरी हुई है, बेसिकली आपका ये वाला होता है, इसको आप क्रिस्टलाइन लेंस बोल रहे हैं। ये आपका क्या है, कन्वेक्स लेंस की मदद से बना होता है। आपको पता है कन्वेक्स लेंस क्या होता है, जो हमने 10th लाइट चैप्टर में किया था। इसके बाद आपका क्या आता है, प्यूपिल। प्यूपिल यानी कि पुतली, स्मॉल होल इन द आइरिस, जो आपकी कलर, जो आपकी आइज़ के अंदर वो कंचा सा होता है ब्लैक कलर का, उसको आप क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, जितनी लाइट अमाउंट में लाइट हमारी आइज़ के अंदर एंटर कर रही है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका प्यूपिल पे। इन डिम लाइट इट ओपन्स अप ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ आइरिस। जब आपकी क्या होती है, कई बार आपने देखा होगा डिम लाइट आती है तो उसकी मदद से वो क्या करता है, एक्सपेंशन का मतलब है एक जगह पे इकट्ठा होना। इन ब्राइट इट बिकम स्मॉल ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि सिकुड़ने की वजह से क्या हो जाता है, ब्राइट लाइट के अंदर ये क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है प्यूपिल का साइज। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं। आगे अब इधर वाला पार्ट करना स्टार्ट करेंगे। ये क्या होती है, सिलेरी मसल। अब जो ये आपके साइड में प्रेजेंट होती है इन दोनों को आप क्या बोलते हैं, सिलेरी मसल्स। ये क्या करते हैं, जो आपका फोकल लेंथ होता है किसका, आई लेंस है जो आपका, उसको आप क्या क्या करते रहते हैं,
कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, रिलैक्स करते रहते हैं। जब सिलेरी मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट होंगी यानी कि एक जगह पे आएंगी तो फोकल लेंथ क्या करेगी आपकी, बढ़ेगी। और सिलेरी मसल्स आपके क्या होंगी, रिलैक्स्ड होंगी, तो फोकल लेंथ क्या होगी आपकी, डिक्रीज़ होगी। इसके बाद है आपका रेटिना। रेटिना क्या होता है, जो आप ये देख रहे हैं ये वाला पार्ट है, मतलब जो ये कोने कोने वाला पार्ट है, जब क्या करती है, जितनी भी लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आइज़ के अंदर एंटर करती है, उसके बाद क्या करती है, वो हमारी जो भी लाइट एंटर करी है उसकी मदद से क्या करती है, इमेज बनाती है। जहाँ पे इमेज बनती है वो क्या कहलाता है आपका, रेटिना। यानी कि इसके अंदर क्या हो सकता है, आप क्या कह सकते हैं कि जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है आपकी, उसको क्या बोलते हैं आप, रेटिना। अब रेटिना है, रेटिना के अंदर कई सारे क्या होते हैं, सेंसिटिव सेल्स होते हैं। जैसे कि आपका रोड्स हो गया और कोन्स हो गया। रोड्स जो आपके क्या होते हैं, सेंसिटिव टू लाइट, यानी कि अब जैसे लाइट के अगर हमारी आइज़ के अंदर पड़ रही है तो क्या हो रही है, अब वो बंद हो रही है या खुल रही है, वो क्या होते हैं, लाइट के सेंसिटिव होते हैं। और कोन्स होते हैं आपके कलर के सेंसिटिव, यानी कि कलर को डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि वो कलर आपका कैसा है, ग्रीनिश है या फिर वाइटिश है या फिर ब्लैकिश है। इसके बाद आपकी आती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आपकी क्या काम करती है, अब जैसे आपकी आइज़ ने कुछ भी चीज़ देखी, अब जो वो सिग्नल्स क्या करेगी, वो ट्रांसमिट करेगी ब्रेन तक, वो क्या होती है आपकी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती है। और ऑप्टिक नर्व्स क्या करेंगे आपकी, ऑप्टिक नर्व ऐसी नर्व होती है जो क्या कर रही है, जो सिग्नल्स हमें मिले हैं आइज़ की मदद से, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के बाद वो ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन कर रहे हैं, वो ऑप्टिक नर्व कर रहे हैं। अब इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं हम। देखिए, सिलेरी मसल्स है, दे होल्ड फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज एडजस्टेड बाय सिलेरी मसल्स। यानी कि जो भी आई लेंस है आपका, कन्वेक्स लेंस के में है वो आपका एडजस्ट कैसे होता है, यानी कि जब आपकी आइज़ क्या करती हैं, लाइट में आपकी खुल रही है, बंद हो रही है, वो चीज़। सिलेरी मसल रिलैक्स, फोकल लेंथ इंक्रीज। जैसा कि पहले बताया, सिलेरी मसल्स जब रिलैक्स हो जाती है तो फोकल लेंथ आपकी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। और सिलेरी मसल अगर सिकुड़ जाती है तो फोकल लेंथ क्या होगी आपकी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका एक्वेस ह्यूमर। एक्वेस ह्यूमर आपका क्या होता है, इट प्रोवाइड अ ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस मीडियम बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस एंड कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आइज ऑप्टिकल सिस्टम। अब कई बार क्या होता है, आपकी आइज़ में कचरा वगैरह चला जाता है, यानी कि आपके धूल मिट्टी वगैरह वाले इलाके में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपके आइज़ में क्या करी जाती है, धूल चली जाती है। तो हम क्या करते हैं, जो वो आपने देखा होगा एक तरीके का वाइटिश कलर का फ्लूइड सा होता है हमारी आइज़ के अंदर, वो क्या हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आई ड्रॉप्स डालते हैं। वो जो आई ड्रॉप्स डाल रहे हैं वो क्या कर रही है, वो न्यूट्रिएंट का काम कर रही है, किसके लिए, कॉर्निया के लिए। और जो हमारी आइज़ में जितना भी वेस्ट गया हुआ है उसको निकालने का काम कर रही है, उसको आप क्या कह रहे हैं, एक्वेस ह्यूमर। नेक्स्ट आपका है विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर आपका होता है क्लियर कलरलेस ट्रांसपेरेंट जेली लाइक फ्लूइड दैट फिल्स आईबॉल पेस्चर टू द लेंस। इसका कहने का मतलब क्या है, ये आपका कलरलेस है, यानी कि जिसमें आपका कोई भी कलर नहीं होता, और एक तरीके से जेली लाइक सब्सटेंस, जैसे आपने जेली देखी है, वो क्या करती है, आईबॉल पे जितनी भी आपकी सारी चीज़ें एंटर करी थी, यानी कि डस्ट पार्टिकल हैं, उनको क्या करेगा, बाहर निकालने का कार्य कौन करेगा, ये विट्रियस ह्यूमर करेगा। और जो हमारी आइज़ का स्फेरिकल शेप होता है उसको बनाए रखने में भी आपका विट्रियस ह्यूमर क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट आपका क्या है, रेटिना, स्क्रीन फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, यानी कि जहाँ पे आपकी क्या बन रही थी, जो भी आपके सिग्नल्स मिले थे सारे, उनसे आपकी क्या बनी थी, जो इमेज बनी थी वो क्या बन रही है, रेटिना पे बन रही है। कंटेन्स मिलियन ऑफ सेंसिटिव सेल, यानी कि इनमें बहुत सारे सेंसिटिव सेल्स होते हैं। जो आपके रोड्स कोन्स बताए गए थे, रोड्स सेंसिटिव टू लाइट और कोन्स आपके सेंसिटिव टू कलर। लास्ट है आपके ऑप्टिक नर्व्स। द ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम योर आइज टू योर ब्रेन। यानी कि जो आपकी ऑप्टिक नर्व होती है आपकी क्या करती है, जो भी आपको सिग्नल्स मिलते हैं आइज़ की मदद से, वो आपके ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है, ऑप्टिक नर्व। और जो आपकी इन्फॉर्मेशन आई है उसको आगे फर्दर प्रोसेस करके, और जो चीज़ आप देख पा रहे हैं वो क्या करते हैं, वो भी ऑप्टिक नर्व का ही आपका काम होता है। इसके बाद आपका आ जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। यानी कि अब कई बार क्या होता है, आप अपनी आइज़ को एडजस्ट कर लेता है, एक ऐसी मतलब एबिलिटी है आई लेंस की कि वो क्या कर लेता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है। जैसे कि आप चीज़ को देख पा रहे हैं, जैसे आप पास से चीज़ देखते हैं, जब कोई चीज़ आपकी क्या है बिल्कुल पास पड़ी हुई है, या फिर कई बार क्या होता है आपके दूर पड़ी हुई है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, सिलेरी मसल्स कैसे आपकी काम करती हैं, फोकल लेंथ कैसे होती है, वो चीज़ हम देखेंगे।
देखिए आपकी कैसे है, अगर हमें क्या करना है टू सी फार ऑफ, यानी कि पहला केस क्या ले रहा है टू सी फार ऑफ, यानी कि अगर हमें दूर तक देखना है। देखिए आपने क्या बनाया हुआ है, लेंस बनाया हुआ है, ये लेंस है, आपकी आइज़ हैं, ये सिलेरी मसल्स हैं आपकी साइड में, यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी रेटिना पे। अब ये क्या कहना चाहता है, जब सिलेरी मसल्स आपकी रिलैक्स्ड होंगी, आपने क्या पढ़ा था कि फोकल लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और आई लेंस क्या हो जाता है। अब जैसे मान लिया कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, आपकी आइज़ उसको देख रही है। अब जो ये लेंस है क्या करेंगे, जब सिलेरी मसल्स अब बिल्कुल कैसी हैं आपकी, दूर पड़ा हुआ है, रिलैक्स है, मतलब उनमें कोई ज़्यादा जोर नहीं लग रहा है, तो आई लेंस कैसा होगा आपका, पतला होगा, और फोकल लेंथ क्या करेगी, बढ़ जाएगी, यानी कि आपकी देखने की जो क्षमता है वो एकदम से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि लेंस कैसा है आपका, थिन है, और ऑब्जेक्ट क्या पड़ा हुआ है, बिल्कुल दूर पड़ा हुआ है। नेक्स्ट आपका है केस सेकंड है आपका टू सी नियर बाई, जब आपको पास की चीज़ों को देखना है, अब वही आई आपने बनाई सेम, लेंस लगाया, सिलेरी मसल्स है, रेटिना पे इमेज जहाँ बनेगी, ठीक है। अब आपका क्या पड़ा हुआ है नियर पे, यानी कि कोई भी पास चीज़ पड़ी हुई है, अब उसको आपको देखना है, तो सिलेरी मसल्स क्या करेंगे, अब जो ये मसल्स थी आपकी पास में आएंगे बिल्कुल, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होंगी, आपस में सिकुड़ेंगी, और क्या होगा, आई लेंस आपका क्या हो जाएगा, जो दूर तक देखने की क्षमता वाला था वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, घट जाएगी। जैसे बताया गया सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आई लेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। अब एक आपका फार पॉइंट होता है और एक नियर पॉइंट होता है आई का। फार पॉइंट ऑफ आई क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच आई कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट ऑफ आई। यानी कि फार पॉइंट ऑफ आई आप किसको कहते हैं कि एक ऐसा डिस्टेंस जहाँ तक हमारी आंख क्या कर पाती है, देख पाती है क्लियरली, बिल्कुल, यानी कि हमें धुंधला दिखाई नहीं देगा, वहाँ तक क्या दिखाई देना चाहिए, साफ दिखाई देना चाहिए, उसको आप क्या बोलते हैं, फार पॉइंट ऑफ आई। नेक्स्ट आपका नियर पॉइंट ऑफ आई, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट एनी स्ट्रेन इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑन नियर पॉइंट। यानी कि एक ऐसा मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक ऑब्जेक्ट को हम क्या कर पाए, बिना किसी मतलब रुकावट के देख पाए, उसको आप क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस, या फिर नियर पॉइंट बोलते हैं। जैसे आके आपकी नॉर्मल आई का होता है आपकी 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर आपको दूर रखनी चाहिए अपनी बुक को, जब आप क्या कर रहे हो उसको देख पा रहे हैं, तो आपकी क्या करेगी, अच्छे से दिखाई देगी, और उसमें आपकी सिलेरी मसल्स है या फोकल लेंथ है वो भी अच्छे से काम करेंगी। एक आपका रोग होता है कैटेरेक्ट, समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ प्यूपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटेरेक्ट। कई बार क्या होता है, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी जो लेंस है, आइज़ का जो लेंस है वो क्या हो जाता है, मिल्की और क्लाउडी हो जाता है। यानी कि मिल्की का मतलब है एक तरीके से जैसे दूधिया टाइप का हो जाता है, और क्लाउडी यानी कि उसमें आपके कैसे होते हैं, जैसे बादल टाइप बन जाते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, कैटेरेक्ट बोलते हैं। कैटेरेक्ट आपकी सर्जरी भी होती है फिर उसके बाद इस रोग को ठीक करने के लिए। अब 3 टाइप के विज़न हो जाते हैं, यानी कि डिफेक्ट आ जाते हैं आइज़ के अंदर, और उनको करेक्शन करने का क्या तरीका है वो पढ़ेंगे हम। पहला है आपका मायोपिया। मायोपिया जिसको आप बोलते हैं नियर साइटेडनेस, यानी कि जिसको दूर दराज, जो आपको निकट दृष्टि रोग भी बोलते हैं, जिसको ए पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। यानी कि जिस पर्सन को मायोपिया हुआ है वो पास की चीज़ें तो देख सकता है, बट वो दूर की चीज़ों को क्या नहीं कर पाएगा, देख नहीं पाएगा। किसकी वजह से, दिस इफेक्ट अराइज ड्यू टू, ये जो भी आपका डिफेक्ट है ये किसकी वजह से अराइज होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। इन दोनों चीज़ों को हम डायग्राम से समझेंगे। देखिए जैसे आपका डायग्राम दिया गया है, अब ये क्या है आपकी फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई और करेक्शन फॉर मायोपिया। आपका सबसे पहले क्या कहता है, अब जैसे ये आपकी आईज़ है, ये लेंस लगाया हुआ है, अब ये क्या कहता है, यहाँ पे कोई दूरी पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यानी कि एक पर्सन को मायोपिया है। मायोपिया यानी कि उसको पास की चीज़ें तो दिखाई दे रही है, बट दूर की यहाँ पे जो चीज़ पड़ी हुई है वो उसको दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। अब ये वाला फार पॉइंट था। मायोपिक आई का कहने का मतलब क्या है, अब आप देख पाते हैं यहाँ पे लेंस है, अब यहाँ पे चीज़ें, अब ये क्या जा रही है, ये लाइन स्ट्रेट जा रही है। स्ट्रेट जाने का क्या मतलब है, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको दूर पड़ा ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आके क्या हो रही है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अब ये करेक्शन क्या करेंगे, करेक्शन कैसे करेंगे, हमने क्या कर दिया, कनकेव लेंस लगा दिया। अब जैसे आपने देखा होगा बूढ़े हो जाते हैं लोग, उनकी जो आपका चश्मा होता है उसमें अब हम क्या करेंगे, कनकेव लेंस लगाएंगे, तो उनकी जो मायोपिया था, यानी कि उनको पास की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही थी, वो क्या कर जाएंगे, उन्हें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ये लेंस लगाते क्या हो गया,
अब आप देख पा रहे हैं कि इस पर्सन को क्या हो गया, दिखाई देना स्टार्ट हो गया, जो ये दूर के ऑब्जेक्ट पड़े हुए थे वो भी उसको दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या कह रहे थे, किसकी वजह से था, आपका एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, यानी कि जो भी आपकी आई लेंस था वो क्या हो गया, उसको कर्वेचर ज़्यादा मिल गया, यानी कि उसको जगह क्या कर गई, ज़्यादा मिल गई, इलोंगेशन ऑफ आई लेंस, यानी कि जो आपका आई लेंस था वो क्या कर गया, पास पास आ गया। करेक्शन कैसे करेंगे इसकी, कनकेव लेंस हम लगाएंगे अगर उसमें हम चश्मों में, तो आपका क्या हो जाएगा, ये डिफेक्ट हमारा ठीक हो सकते हैं। सेकंड आपका हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस, यानी कि ये इसका उल्टा रोग है। ए पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। इस जब ये रोग हो जाता है इसमें आप क्या करते हैं, पास की चीज़ें तो दिख जाती है बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, यानी कि जो आपकी दूर की चीज़ें देख रहा है बट पास की चीज़ें उसको नहीं दिखाई दे रही हैं। किसकी वजह से होता है, फोकल लेंथ ऑफ आई लाइन्स इज टू लॉन्ग, यानी कि फोकल लेंथ क्या कर जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है और लंबाई तक यानी कि आगे तक पहुंच जाती है। आईबॉल बिकम्स टू स्मॉल, और यानी कि जो आईबॉल होती है हमारी, जो वो कंचे टाइप होता है वो क्या होता है, ज़्यादा छोटा हो जाता है। कैसे, हम डायग्राम से समझेंगे। अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में आपका क्या है, नियर पॉइंट बताया गया है, हाइपरमेट्रोपिक आई, और करेक्शन कैसे करेंगे। अब जैसे आप देख सकते हैं ये लेंस लगाया हुआ है, अब यहाँ पे कोई भी चीज़ उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है नियर पे, ठीक है, ये फार पॉइंट है। अब ये क्या कहना चाहता है, नियर पॉइंट आपका होता क्या था, जहाँ तक क्या कर पा रही है एक आई उस पॉइंट तक आपकी देख पा रही है बिना किसी रुकावट के। ठीक है, ये क्या है, नियर पॉइंट दिखा रखा है। अब ये हाइपरमेट्रोपिक आई है, इसमें इसको क्या कर रहा है, पास की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है बट दूर के क्या कर पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं। अब ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, फोकल लेंथ क्या कर रही है, बढ़ रही है, दूर तक जा रही है, और आईबॉल क्या हो रहा है, बिल्कुल छोटा हो रहा है, यानी कि जो उसके देखने की क्षमता है वो क्या हो रही है, बिल्कुल कम हो रही है। करेक्शन कैसे करेंगे, हमने क्या करा, कन्वेक्स लेंस लगा दिया, उसकी मदद से आपका क्या हो जाएगा, अब जो ये पास चीज़ें थी इसको ये भी क्या हो जाएंगे, दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, और दूर की तो इसको पहले ही दिख रही थी। ठीक है, फोकल लेंथ क्या कर गई, फोकल लेंथ कम होगी, जो ज़्यादा बड़ी हुई थी यहाँ पे वो क्या होगी, आपकी कम होगी, और जो आईबॉल आपका छोटा था वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी कि जो उसको देखने की क्षमता कम थी उसकी वो क्या कर गई, बढ़ गई, और उसको क्या करने लगी, पास और दूर की चीज़ें दोनों आपकी दिखाई देने लगी। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रेसबायोपिया। In old age, the near point gradually recedes away. The person cannot see nearby object comfortably without corrective eyeglasses. This defect is called presbyopia. यानी कि कई बार क्या होता है, जब हमारी एज बढ़ जाती है तो हमारा बिल्कुल जो पास का जो नियर पॉइंट होता है वो बिल्कुल गायब हो जाता है। ठीक है, ना ही पर्सन को जो बिल्कुल पास की चीज़ें हैं वो उसको दिखाई नहीं देती है बिना किसी ग्लासेस के, यानी कि जब तक वो चश्मे नहीं लगाएगा तो उसको चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। यानी कि आप प्रेसबायोपिया को क्या भी कह सकते हैं, जब एक पर्सन है वो दोनों रोगों से, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से ग्रस्त हो जाएगा तो उसको आप क्या कहेंगे, प्रेसबायोपिया। ये आपका होता किसकी वजह से, वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, यानी कि जब आपकी सिलेरी मसल्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाती है, जो क्या करके रखती है, आपकी लेंस को होल्ड करके रखते हैं। सिलेरी मसल्स आपकी क्या होती थी, दे होल्ड आई लेंस, यानी कि जो भी आपका क्या था, लेंस था, उसको होल्ड करके रखने का कार्य कौन कर रही थी, सिलेरी मसल्स कर रही थी। डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, यानी कि जो भी आपकी चीज़ों को छोटी करने की क्षमता है वो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी आई लेंस की क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब इसको करेक्शन कैसे करते हैं, दिस डिफेक्ट कैन करेक्टेड बाई बाईफोकल लेंस, कनकेव इन अपर पोर्शन एंड कन्वेक्स इन लोअर पोर्शन। आपने देखा होगा जो ओल्ड एज वालों का चश्मा होता है उसमें हम क्या करते हैं, बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। बाईफोकल लेंस का मतलब होता है आपका कनकेव लेंस तो आपका अपर पोर्शन में रखते हैं और कन्वेक्स लेंस आपका निचले पोर्शन में रखते हैं। क्या करने के लिए, चीज़ों को दूर की और पास दोनों की चीज़ों को देखने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि इस समय क्या हो रहा था, आपका मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों रोग हो रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। अब सबसे पहले डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन के उसको समझने से पहले हम क्या समझेंगे, प्रिज्म क्या होता है। अब प्रिज्म आपका एक ट्रायंगल शेप का ऐसा मतलब दिखता है आपका, और ये क्या होता है, चारों तरफ से आपका एक जैसा दिखता है। अगर आप इसको ऊपर से, नीचे से, कहीं से भी देखेंगे तो आपका क्या दिखेगा, आपका बिल्कुल मतलब शेप उसकी क्या करेगी, एक जैसी दिखाई देगी। अब जैसे आपने बिंगो टेढ़े मेढ़े देखा होगा, टेढ़े मेढ़े को आप क्या करते हैं, चारों साइड से आप देखोगे सारी साइड से आपको कैसा दिखाई देता है, वो ट्रायंगल दिखाई देता है। ए ट्रायंगुलर प्रिज्म इज अ होमोजेनस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंड बाय टू नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इंक्लाइंड एट सम एंगल।
ये क्या कहना चाहता है, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है उसको आप क्या कह रहे हैं, होमोजीनस का मतलब होता है जिसके पार्टिकल्स आपके कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, यानी कि जिनमें आपके पार्टिकल्स एक जैसे होंगे। ट्रांसपेरेंट यानी कि आपका पारदर्शी होगा, जिसके आर पार दिखाई देगा। रिफ्रैक्टिंग मीडियम, रिफ्रैक्टिंग मीडियम का मतलब है जहाँ पे आपकी क्या होती है, लाइट आएगी तो सही और आपकी क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, यानी कि उस अपने पाथ को क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। टू नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अब आप देख सकते हैं टू नॉन पैरेलल है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी कि जहाँ पे आपकी रिफ्रैक्शन होएगा कुछ ना कुछ एंगल बनाते हुए, उसको आप क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। अब डिस्पर्जन होता कैसे, अब जैसे आपने क्या करा, ग्लास प्रिज्म ले लिया, ठीक है, आपने क्या करी, वाइट लाइट आई, वाइट लाइट क्या करेगी, इस प्रिज्म पे टकराई, ठीक है। इस प्रिज्म पे टकराने के बाद आपकी क्या कर रही हैं, ये आपका इन्वर्टेड प्रिज्म है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा प्रिज्म है। सबसे पहले आपकी क्या करी, जो लाइट थी आपकी, अब जैसे प्रिज्म था, ग्लास प्रिज्म था, वाइट लाइट आई, टकराने के बाद क्या करेगी, ये 7 रंगों में विभाजित होगी, जिसको आप विबग्योर्स के नाम से भी जानते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी कि ये 7 कलर हैं। जब आपने कोई भी एक वाइट लाइट को पास करवाएंगे प्रिज्म के ऊपर से, तो आपकी क्या करेगी, वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगी, जिस फिनोमेना को आप क्या कहते हैं, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है आपका, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर, यानी कि वाइट लाइट को जब आप प्रिज्म से पास करवा रहे हैं तो उसका 7 रंगों में टूट जाना क्या कहलाता है, आपका डिस्पर्जन। अब ये क्या है आपका, इसमें आपका क्या कहता है, अब ये साइंटिस्ट के मन में कुछ नया विचार आया, वो क्या कहना चाहता है, अगर हम इस प्रिज्म को क्या कर दे, उल्टा कर दे, ठीक है। अब इसमें से क्या करा, ये प्रिज्म था ग्लास प्रिज्म, वाइट लाइट आई, वाइट लाइट क्या होगी, अब यहाँ से निकल गई, ये विबग्योर यानी कि 7 कलर निकल गए। अब ये क्या कहता है, अगेन उल्टा करके इसने प्रिज्म रख दिया। अब ये क्या देख पा रहा है, जो भी ये सारी लाइट थी, यानी कि जो ये आपके कलर्स निकले थे, ये अगेन क्या एक वाइट लाइट बन के निकल सकते हैं। इसने देखा कि ये सारे क्या कर सकते हैं, एक सारे मतलब मर्ज होके आपस में क्या कर गए, वाइट लाइट के फॉर्म में अगेन क्या कर गए, बाहर निकल गए, जब हमने क्या करा, प्रिज्म को उल्टा करके रखा। अब हम इनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। डिस्पर्जन आपका क्या, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, यानी कि वाइट लाइट का 7 रंगों में टूट जाना जब हम उसको प्रिज्म में से पास करते हैं, तो आपका क्या कहलाता है, डिस्पर्जन। स्पेक्ट्रम क्या होता है आपका, द बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन विबग्योर, यानी कि जो भी आपका बैंड मिला है, यानी कि कलरों का समूह मिला है, जो आपका कैसे है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, उसको आप क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब ये डिस्पर्जन है, होता किस वजह से है, जब क्या होता है, आपने देखा होगा जो लाइट रेज आ रही थी इस पे प्रिज्म के ऊपर को, वो क्या थी, क्या वो सेम स्पीड से ट्रैवल कर रही थी, वो तो मीडियम पे डिपेंड करेगा। अब जैसे मान लिया ये हमारे पास प्रिज्म है, ठीक है, अब मान लिया 2 मीडियम होते हैं आपके, रेयरर और डेंसर, ठीक है। अब आपको पता है कि क्या करती है, रेयरर से डेंसर में अलग आपकी लाइट ट्रैवल करती है, यानी कि आपका जो जितना डेंस होगा वहाँ से जब रेयरर की तरफ जाएगा तो लाइट की स्पीड क्या होगी, बढ़ जाती है, बट रेयरर से डेंसर में आ रही है तो वो क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि डेंसर का मतलब होता है पार्टिकल्स की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। अब ये क्या कहना चाहता है, ट्रैवल विद सेम स्पीड इन वैक्यूम एंड एयर बट इन एनी अदर मीडियम दे ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड एंड बेंड थ्रू डिफरेंट। अब ये क्या कहना चाहता है, यहाँ पे जब लाइट रेज पड़ रही हैं उस प्रिज्म के ऊपर, वो क्या करेंगी, अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करती है वैक्यूम और एयर के अंदर, ठीक है। वैसे आपकी स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸, बट जब अदर कोई मीडियम आ जाएगा, यानी कि आपका वो आ जाएगा, ग्लास वगैरह आ जाएगा या फिर वाटर मीडियम आ जाएगा, तो वहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी चेंज हो जाएगी, बिकॉज आपका ये किस पे डिपेंड करता है, आपका सॉलिड लिक्विड गैस यानी कि पार्टिकल का नेचर कैसा है, एंड बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल, यानी कि अब वो कुछ ना कुछ क्या करेगी, अपना एंगल्स भी बनाएंगे और बेंड हो जाएंगे। बेंड का मतलब अपनी डायरेक्शन से क्या कर जाएंगे, चेंज कर लेंगे, अपनी डायरेक्शन से मुड़ जाएंगे। और जो ये विच लीड्स टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और इन्हीं की मदद से आपका क्या बन जाएगा, डिस्पर्जन हो जाएगा, यानी कि जब वो अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग स्पीड से जाएंगे। अब जैसे कि आपको पता है जो हमने विबग्योर पढ़ा है उसमें सबसे ज़्यादा आपकी इंटेंसिटी किसकी होती है, रेड कलर की, क्योंकि रेड कलर आपने देखा होगा दूर से ही दिखाई दे जाता है, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वेवलेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट, रिकॉम्बिनेशन का मतलब जो हमने इन्वर्टेड प्रिज्म रखा था,
जब वो वाइट लाइट के रूप में दोबारा से निकला था, उसको हम कह रहे हैं। रिवर्स ऑफ डिस्पर्जन इज आल्सो पॉसिबल। 7 कलर लाइट ऑफ स्पेक्ट्रम कैन रिकम्बाइन टू बैक वाइट लाइट बाय प्लेसिंग 2 प्रिज्म 1 अपसाइड डाउन। ये क्या कहना चाहता है, जब क्या हो जाता है रिवर्स हम डिस्पर्जन का भी कर सकते हैं। जैसे वाइट लाइट से आपका 7 कलर्स में गया था, 7 कलर्स से दोबारा क्या कर सकते हैं हम वाइट लाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको प्रिज्म को उल्टा रख के। अब ये रिफ्रैक्शन का फिनोमिना क्या है, रिफ्रैक्शन का मतलब है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। जब आपका मान लिया ये प्रिज्म है कोई, अब जैसे एयर मीडियम है, एयर मीडियम से क्या कर रही है, आ रही है लाइट। अब ये लाइट क्या करेगी, ग्लास मीडियम में आई, ग्लास मीडियम में क्या होगी, बेंड होगी। अगेन जब ये ग्लास से बाहर निकलेगी, अब आपको ये पता था एयर से, अब यहाँ पे कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम है, और ये क्या था, डेंसर मीडियम था। रेयर से डेंसर में आ रही है तो लाइट की स्पीड क्या थी, आपकी ज़्यादा थी, बट यहाँ पे ज़्यादा थी, बट ये क्या करेगी, जब अगेन एयर में निकलेगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसर से आपकी रेयरर में आ रही है। अब आपको पता है रेड की मैक्सिमम वेवलेंथ और स्पीड भी सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि जो आपका रेड कलर है विबग्योर में, उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है और स्पीड भी सबसे ज़्यादा होती है, आपने देखा होगा। और वॉयलेट की क्या होती है, सबसे कम होती है। अब एक रेनबो है, रेनबो बनता कैसे है, ए नेचुरल स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय रेन ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर। अब आपके पास ये क्या है, एक तरीके से मान लिया वाटर ड्रॉपलेट्स ली हुई है, यानी कि पानी के ड्रॉपलेट्स है। जब ये क्या करता है, यहाँ पे इसके ऊपर वाइट लाइट पड़ती है, तो ये क्या करता है, अब जैसे आपने देखा वाइट लाइट पड़ी यहाँ पे, तो ये क्या कर गया, 7 रंगों में बाहर निकल जाता है विबग्योर की फॉर्म में। जो अब ये पर्सन है कोई, ये पर्सन क्या कर पा रहा है, इसको ये विबग्योर यानी कि 7 रंगों का समूह दिख रहा है, जिसको आप क्या कह रहे हैं, रेनबो कह रहे हैं। वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज स्मॉल प्रिज्म, जो यहाँ पे ये वाटर ड्रॉपलेट है, इसने क्या करा, यानी कि जैसे हम प्रिज्म लेते हैं, वो क्या कर रही है, वाटर ड्रॉपलेट प्रिज्म की तरह काम कर रही है, क्योंकि उस पर वाइट लाइट पड़ेगी तो क्या कर रहा है, वो 7 रंगों में टूट के निकल रहा है। वाटर ड्रॉपलेट रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्लेक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ रेन ड्रॉप। अब ये क्या कहता है, अब आपने देखा जैसे आपके वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर जब आपने वाइट लाइट पास कराई, तो क्या होगा, वहाँ से वो अपनी क्या कर गया, पाथ चेंज कर लिया। आप देख पा रहे हैं आपकी क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। बट जब ये क्या करती है, अगेन ये आती है, यानी कि धरती के ऊपर पड़ती है, तो ये क्या हो जाती है, अगेन एक वाइट लाइट में आपकी कन्वर्ट हो जाती है, जो ये वाटर ड्रॉपलेट थी। नेक्स्ट आपका क्या आता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, अब सबसे पहले आपको पता है, देखिए जैसे आपने रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, सबसे पहले आपका रिफ्रैक्शन क्या होता था। अब जैसे मान लिया एयर मीडियम है, ये ग्लास मीडियम है, ठीक है, रेयरर मीडियम एयर, और ये वाला डेंसर मीडियम। जब ये क्या कहना चाहता है, जब लाइट क्या कर रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है, तो ये क्या हो रही है, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। नॉर्मल होता है हमारा, यानी कि नॉर्मल के बिल्कुल पास में क्या हो रही है, लाइट बेंड हो रही है। बट अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है तो क्या हो रही थी, वो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से दूर जाएगी कहीं। अब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है, जब क्या होता है, रेयरर मीडियम में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, और डेंसर मीडियम में क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है। अब हमें क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन आपको पता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ना है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अब हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या है, ये एटमॉस्फेयर है, जिसके अंदर आपकी क्या है, पानी है, डस्ट के पार्टिकल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सन है। अब सन की जब क्या करेंगी, लाइट रेज आएंगी सन से, तो आपकी क्या करेगी, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर पे आने के बाद ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। क्योंकि अब आपको पता है, जैसे आपके एटमॉस्फेयर में है, पानी है या डस्ट है प्रेजेंट है, तो मीडियम कैसा होगा, डेंसर होगा। डेंसर कैसा होता है, डेंसर यानी कि एक तरीके से जिसकी क्या होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि जो थिक होता है। अब यहाँ पे इतने सारे पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, तो ये कैसा होगा, डेंसर मीडियम होगा। और रेयरर यानी कि अब ये बाहर वाला कैसा है, हल्का है। जब रेयरर से डेंसर की तरफ आ रही है पार्टिकल, तो वो क्या हो रही है, अब सबके अलग अलग क्या होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे। अब ये आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ से क्या हो गया, बेंड हो चुकी है। अब ये बेंड होने की वजह से हमें क्या बनता है, अब आप क्या होगा, इसको हम क्या कह रहे हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ लेते हैं। व्हेन लाइट रेज पास थ्रू एटमॉस्फेयर दे अंडरगो रिफ्रैक्शन व्हाइल एंटरिंग फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि जब लाइट रेज है पास हो आ रही हैं सन से, तो वो क्या करेंगी, रिफ्रैक्शन करते हुए जाएंगी। जब एक लेयर से दूसरी लेयर में वो ट्रैवल कर रही है, और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जाएंगी। अब आपको पता है रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो क्या होगा,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होगा, कम होगा। अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। अब कुछ फिनोमिना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, वो हम देखते हैं। अफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स या सन। अब ये क्या कहता है, जो ये स्टार्स है या सन है, मून है, हमें क्या करते हैं, अलग पोजीशन पे दिखाई देते हैं। क्यों? एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, यानी कि हमें सूर्य उदय 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। कैसे? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यानी कि तारों का टिमटिमाना। प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, और जो आपके प्लैनेट्स है वो ट्विंकल नहीं करते। क्यों? अब आप देखिए अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स। अब सबसे पहले पोजीशन हमें स्टार्स की कैसे देखनी है। अब जैसे आपकी अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ऊपर से हम एटमॉस्फेयर बनाया। अब एटमॉस्फेयर कैसे हैं, उसके अंदर पानी है, डस्ट है, गैस है। अब वो कैसा मीडियम है, डेंसर है, क्योंकि डेंसर की डेंसिटी ज़्यादा, यानी कि जो थिक होगा। अब मान लिया आपने स्टार बनाया हुआ है, स्टार से क्या कर रही है, आपकी लाइट आ रही है, ठीक है। लाइट क्या करेगी, जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये बेंड्स टू अवे टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये नॉर्मल आपने बनाया हुआ है तो ये क्या करेगी है, नॉर्मल के बिल्कुल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। बट अब आप इसको क्या करें, अब ये जानी तो कैसे चाहिए थी, सीधी जानी चाहिए थी। अब इस वाली जो आपकी लाइट आई थी, ये जो ये बैंड हुई थी, इस वाले को अगर हम सीधा करते हैं तो हमें यहाँ पे, अगर ये सीधी जा रही है तो यहाँ पे हमें क्या करेगा, स्टार दिखाई देगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं स्टार एक्चुअली में था यहाँ पे, बट हमें दिखाई क्या दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अब पढ़ लेते हैं इसको। व्हेन स्टारलाइट एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर द लाइट रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जब क्या होती है, स्टार से जो लाइट आ रही है एटमॉस्फेयर पे पड़ती है तो लाइट रेज क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। किसके? अगर टुवर्ड्स, नॉर्मल के टुवर्ड्स। और अगर जब हम उसको सीधा करके देखते हैं तो हमें जो स्टार्स की पोजीशन है वो एक्चुअल पोजीशन से क्या करती है, अलग दिखाई पड़ती है। अब जो पर्सन जो देखेगा उसको क्या करेगी, यहाँ दिखाई पड़ेगी, बट एक्चुअल में कहाँ थी, यहाँ पे। नेक्स्ट आपका एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, यानी कि सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखता है और सूर्य अस्त होने के 2 मिनट बाद। कैसे? अब जैसे आपके पास सेम अर्थ बनाई है आपने, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है। अब यहाँ पे मान लिया सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या करी, यहाँ से लाइट रेज आई, लाइट रेज अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर के आने के बाद क्या होगी, अब ये नॉर्मल बनाया हुआ है हमने, यहाँ से क्या होगी, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब आप देख पा रहे हैं, अब यहाँ पे बैंड्स, अब यहाँ पे बिल्कुल क्या कर रही है, नॉर्मल के बिल्कुल पास में जा रही है, यानी कि किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। क्योंकि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, आपकी बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल के पास में जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप इसको क्या करते हैं, इस नॉर्मल को सीधे, अब ये वाली लाइन अगर हम इसको ऐसे सीधा करते हैं तो हमें यहाँ पे सन दिखाई देगा, ठीक है। था यहाँ पे, बट दिखाई कहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, वही बात है। ऐसे ही जो ये सनसेट वाला है, सनसेट में सबसे पहले सूर्य कहाँ था, यहाँ पे था हमारा। जब क्या करेगी, यहाँ से लाइट रेज आएंगी। अब आप देख पा रहे हैं ये क्या हो रही है, आपकी बेंड हो गया नॉर्मल के। अब यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ से क्या हो गया, बेंड होगी। अगर हम इसको क्या करते हैं, सीधा करते हैं तो हमें सूर्य कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा। पर एक्चुअली में सनसेट कहाँ था, यहाँ पे, यहाँ था, बट हमें दिखाई कहाँ दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। व्हेन सनलाइट एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर द लाइट रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सन अपीयर स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन विच रिजल्ट इन 2 मिनट एडवांस एंड 2 मिनट डिले सनसेट। अब देखो, अब ये सूर्य क्या कर रहा है, अब यहाँ पे नीचे था, बट हमें क्या कर रहा है, ऊपर भी दिखाई दे रहा है और अपनी पोजीशन से अलग भी दिखाई दे रहा है। किसकी वजह से? क्योंकि लाइट रेज आपके क्या कर रही है, बेंड हो चुके हैं नॉर्मल के पास में। नेक्स्ट आपका क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यानी कि तारों का टिमटिमाना। कैसे? अब जैसे यहाँ पे सेम आपने क्या बनाई है, अर्थ बनाई है। अर्थ के ऊपर क्या है, आपका एटमॉस्फेयर है। अब यहाँ पे स्टार्स है। स्टार्स क्या कर रहे हैं, जब स्टार्स की मदद से लाइट आ रही है, अब ये वाला कैसा मीडियम है, डेंसर है, यहाँ पे रेयरर है। स्टार्स से लाइट आ रही है तो ये अपना रिफ्रैक्ट होने की बजाय क्या करती है, अब ये रिफ्रैक्ट तो होगी, बट ये क्या कर रही हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी इनकी सबकी क्या होगी, आपकी अलग अलग होगी। और ये कैसे पाथ फॉलो करेंगे, जिगजैग पाथ फॉलो करेंगे। जैसा आपका कहना भी चाहता है, जब एक लाइट है स्टार की मदद से आ रही है, अर्थ एटमॉस्फेयर पे पड़ती है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन
होता है और किस ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनका क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। कुछ क्या कर रही है एकदम से आ रही है और कुछ क्या कर रही है धीरे धीरे आ रही है। जो आपका एक एक मिनट में आपका जब हम क्या करते हैं उनको देखते हैं तो उनका क्या पोजीशन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। और एटमॉस्फेयर में आने के बाद जब क्या हो रही है उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, अब हमें तारे क्या करते दिखाई देंगे, वहाँ से टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। अब जब वो अपनी पोजीशन क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं कि स्टार्स क्या कर रहे हैं, हमारे ट्विंकल कर रहे हैं, जो कि एक ऑब्जर्वर को यानी कि एक पर्सन को दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आपका है प्लैनेट्स डो नॉट ट्विंकल। अब ये प्लैनेट्स आपके ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आपका स्टार है, यहाँ पे देखा आपने स्टार्स की मदद से आपने देखा स्टार से जो लाइट आ रही थी यहाँ पे आके क्या हो रही थी, रिफ्रैक्ट हो रही थी। बट कैसे, जिगजैग पाथ में। आपने देखा जो स्टार से लाइट सोर्स आ रहा था वन लाइट सोर्स था, यानी कि एक स्टार से आ रही थी आपकी सीधी लाइट पड़ रही थी। बट प्लैनेट्स आपने, अब मान लिया ये कोई प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स क्या होते हैं आपने देखा होगा, बड़े होते हैं यानी कि स्टार्स के मुकाबले में। बट क्या होता है जब इन प्लैनेट्स में से अब क्या करेगी, अब इनमें से एक लाइट का सोर्स तो आएगा नहीं, इसमें से इतना बड़ा है ये, इसमें बहुत सारे लाइट सोर्स होंगे। अब कितने सारे लाइट सोर्स टकराएंगे, अब वो लाइट सोर्स अब वो अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, अब वो हमें क्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक ही लाइट सोर्स था, इसलिए क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से क्या कर रही है, जब लाइट आ रही थी वो हमें क्या कर रही थी, दिखाई दे रही थी जिगजैग पाथ में। बट इसमें क्या नहीं करेंगे, जब इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो वो क्या नहीं करेंगे, हमें दिखाई नहीं देंगे। Planet are much closer to Earth and are considered as collection of large number of point-side sources of light। यानी कि जो ये planets हैं हमारी पृथ्वी के ज़्यादा क्लोज हैं और इनके अंदर क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे लाइट के सोर्सेज है यानी कि स्रोत है। ऑल्थो लाइट फ्रॉम ईच पॉइंट फ्लिकर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। और जो इतने भी ये आपके पार्टिकल्स हैं उनमें से हर एक में से क्या करेगी, लाइट अलग अलग बैंड होती हुई दिखाई देगी, किसकी मदद से, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। बट जो टोटल अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आइज़ के अंदर एंटर करेगी वो कैसी रहेगी, अनचेंज रहेगी, यानी कि उसको हम क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ से तो क्या कर रही थी, लाइट अलग अलग आ रही थी, यानी कि अलग अलग मैक्सिमम वेवलेंथ से आ रही थी, किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। इसलिए हमें क्या करेंगे, प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देंगे। नेक्स्ट आपका है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब होता है लाइट का फैलना। अब जैसे आपके पास अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर बनाया, सेम क्या कर रही है, लाइट आ रही है, लाइट क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, आप देख पा रहे हैं। और क्या हो रही है, सारी जगह से क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होएगी एक जगह पे आके। इट इज़ द प्रोसेस ड्यू टू विच लाइट गेट रिफ्लेक्ट एंड डिफ्यूज ऑल ओवर। यानी कि लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है और डिफ्यूज यानी कि फैल रही है चारों तरफ। इफ वी सी स्काई फ्रॉम स्पेसशिप इट विल लुक डार्क एज देयर इज़ नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू लैक ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर हम एक स्पेस में से क्या करेंगे, अपने स्काई को देखेंगे तो हमें ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि लाइट का फैलाव नहीं होगा। आपका स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना लाइट का। नेक्स्ट आपका आता है टिंडल इफेक्ट, द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स थ्रू विच बीम ऑफ लाइट इज पासिंग एंड पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल। अब ये क्या कहता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होना यानी कि लाइट का फैलना चारों तरफ। जब एक लाइट की बीम यानी कि लाइट का कोई भी सोर्स है, जब आपका क्या करेगा, आएगा कहीं से भी और हमें पाथ उस लाइट का आते हुए दिखाई देगा, तो आपको उसको क्या कह रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है आपका टिंडल इफेक्ट। जब आप क्या करते हैं, एक बंद कमरा है, अब आप देखते हैं कि वहाँ से अगर आपकी क्या है, खिड़की है, वहाँ पे खिड़की में छोटा मोटा होल है आपका, वहाँ से आपको लाइट क्या करती है, दिखाई देती है आती हुई, ठीक है। अब वो आपको क्या कर रहा है, उस पाथ ऑफ लाइट आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या कर रहा है, वहाँ पे टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। अब जैसे आपका एक घना जंगल है, घने जंगल में आपका क्या होता है, इतने घने सारे जंगल हैं यानी कि पेड़ खड़े हुए हैं, वहाँ पे आपको कहीं से एक लाइट आती हुई दिखाई देती है। अब जैसे आप देखते हैं सनरेज की मदद से आपके क्या कर रही है, लाइट आ रही है, उन सारों के बीच में से चीरती हुई आती है लाइट, और उस लाइट का पाथ भी हमें दिखाई देता है। वो क्या करता है, आपका टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। आगे हम देखते हैं कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू। अब ये इसके स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमिना के ऊपर बेस कुछ 2-3 एग्जांपल है, आपको देखना है। कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू यानी कि स्काई का कलर हमारा ब्लू होता है, क्यों, अर्थ है आपकी, यहाँ पे सन है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। अब ये छोटे वाली तो आपकी क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, और बड़े वाले कैसे हैं, डस्ट के, वाटर के पार्टिकल्स है। ये सन है, सन की मदद से आपकी क्या कर रही है, लाइट रेज आ रही है।
अब ये आगे क्या कहना चाहता है अब यहाँ पे जब वो टकराती है आकर एटमॉस्फेयर में, अब क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, डस्ट के पार्टिकल्स हैं। अब जो ये आपके विबग्योर के कलर्स निकल रहे थे, जिसकी क्या होती है, आपकी वेवलेंथ कम होती है, वो कलर हमें क्या करता है, ज़्यादा स्कैटर होता हुआ दिखाई देता है। कैसे? द एयर मोलिक्यूल इन एटमॉस्फेयर हैव स्मॉल साइज एंड द स्कैटर लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। यानी कि जो भी आपके एयर के मोलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं। और जो ज़्यादा छोटे साइज़ के होंगे उनकी वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ भी कम होगी। जैसे ब्लू, वॉयलेट, आवर आइज बीइंग सेंसिटिव टू ब्लू लाइट, जो हमारी आंखें होती है वो ज़्यादातर सेंसिटिव होती है ब्लू लाइट के प्रति। वी सी ब्लू कलर मोर प्रोमिनेंटली देन वॉयलेट। तो हमें क्या करता है, ब्लू कलर ज़्यादा दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू वॉयलेट, बिकॉज उसकी क्या है, आपकी शॉर्टर वेवलेंथ है। इसकी वजह से हमें जो स्काई का कलर है वो क्या दिखाई देता है, आपका ब्लू दिखाई देता है। लास्ट है आपका कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। अब जैसे आपकी अर्थ बनाई सेम, यहाँ पे पार्टिकल्स पड़े हुए, डस्ट के पार्टिकल है, नाइट्रोजन के है, ऑक्सीजन के है, वाटर के है। अब ये हमने एक और लेयर है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ये स्काई है, ठीक है। अब यहाँ पे सन है। अब आप देख पा रहे हैं जब क्या करेगी, यहाँ से लाइट रेज आएंगी। अब लाइट रेज क्या कर रही हैं, यहाँ पे आके जो ये डस्ट के पार्टिकल्स हैं यहाँ पे भी टकरा रही है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, जो आपकी वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा कि किस कलर की ज़्यादा वेवलेंथ है, किस कलर की कम है। At the time of sunrise and sunset, light rays from sun have to travel long distance in the atmosphere. सनराइज़ और सनसेट के समय जब क्या करती है, लाइट रेज आ रही हैं सन की मदद से, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा लंबा पाथ फॉलो करना पड़ता है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी लाइट होती है आपकी शॉर्टर वेवलेंथ की, मोस्टली स्कैटर्ड, यानी कि जो भी सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट होगी वो क्या करेगी, सबसे ज़्यादा हमें स्कैटर यानी कि फैलती हुई दिखाई देगी। जैसे कि आपके ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट, इनकी सबसे कम क्या होती है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है। शॉर्टर वेवलेंथ होगी तो हमें ये ही ज़्यादा क्या करते दिखाई देंगे, स्कैटर होते हुए दिखाई देंगे। एंड लीस्ट स्कैटर लाइट रेड ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ विच इज़ आवर आई। यानी कि जब आपने देखा होगा सनसेट होता है तो हमारी क्या होती है, रेड कलर दिखाई देता है, क्योंकि वेवलेंथ क्या है उसकी, ज़्यादा है, जो कि हमारी आँखों तक पहुँच रही है। अब हमारी आँखों तक जो पहुँच रही है उसकी क्या है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा थी। वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है, आपकी रेड की, तो रेड कलर हमें क्या करेगा, फैलता हुआ दिखाई देगा। एज अ रिजल्ट द राइजिंग सन अपीयर टू बी रेडिश। जो उगता हुआ सूर्य है हमें रेडिश से कलर का दिखाई देता है। इसकी वजह से किसकी वजह से, आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।